बड़ी खबर इस बीच उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से आज से 26 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी अलर्ट जो है वो जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 26 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जहां देहरादून और नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग में जो है भारी बारिश की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जो है वो इस बीच जारी किया गया है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने इस बीच एडवाइजरी जारी की है और उत्तराखंड के मौसम विभाग ने यानी IMD ने इस बीच मौसम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जहां उत्तराखंड के अंदर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में फिलहाल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर उनका रुख करेंगे। मनीष, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में बारिश को लेकर, फिलहाल क्या कुछ IMD का कहना है और कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और 22 जून से लेकर 26 जून तक को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। कई जनपदों में जो है वो भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। देहरादून और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश का जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में भारी बारिश कहीं कहीं होने का जो है अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया और इन जनपदों के लिए जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में जो आकाशीय बिजली होती है उसको लेकर चमकने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इस तरीके से देखें तो लगभग प्रदेश के जो जनपद हैं, कई जनपदों में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं 2 जनपदों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही आपदा जो विभाग है, आपदा सचिव जो है अलर्ट जारी किए जाने के बाद भी उनके द्वारा सभी जिलों को जो जिलाधिकारी है उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी मनीष, वेदर फोरकास्ट की अगर बात की जाए तो 26 जून से बताया जा रहा है कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कब तक ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? साथ ही साथ मौसम विभाग की अगर हम माने तो उनका कहना है कि बिजली गिरने की भी आशंकाएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ मौसम विभाग ने और जानकारी दी है? देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो 22 जून से लेके और 26 जून तक के लिए जारी किया गया, जिसके तहत जो है देहरादून और नैनीताल में भारी जो है वो बारिश का अलर्ट किया गया। तो 2 जनपदों के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कई जनपद जिनमें टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर है, इन जनपदों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल लेकिन मनीष, अगर हम बात करें उत्तराखंड में मौसम की, तो क्योंकि एक तरफ पर्यटन का ये सीजन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन भी इस बीच देखने को मिला, श्रद्धालुओं का आना जाना भी बना, उसको लेकर भी मौसम विभाग ने क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई, तो फिलहाल उसको लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं क्योंकि अब मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मौसम, जहां तक मौसम की बात है तो देहरादून में भी आज जमकर बारिश हुई है और पहाड़ के कई जनपदों में जो है वो मौसम अब बदला हुआ नजर आ रहा है। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कुछ दिन पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी, आपदा विभाग की बैठक की थी, तो सभी को निर्देश दिए थे कि सभी जिलाधिकारी जो है अलर्ट मोड में रहें और अलर्ट रहें। व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की गई है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही जो है वो इस समय न बरती जाए। और जो रिस्पॉन्स टाइम कम करने की बात लगातार मुख्यमंत्री करते हैं कि अगर जो मानसून जब आता है तो चुनौतियां भी उत्तराखंड के सामने कई आती है, आपदा जैसे हालात कई जगह पर रहते हैं, तो उनसे निपटने को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि आपदा से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सकता है। और इसी चीज को लेकर जो अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में ऑरेंज का अलर्ट जो है बारिश का जारी किया गया है। अब तमाम जिलों के अंदर इसी के तहत जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ बिजली और चमक की भी इस बीच आशंकाएं जताई जा रही है।
वह देहरादून में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उत्तराखंड राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग अधिसूचना भी इस बीच जारी कर चुका है। तो फिलहाल ये बड़ी बैठक रही कांग्रेस की, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, आज उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक हुई है कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। इसमें तमाम दिग्गज शामिल रहे। क्या कुछ इस बैठक में रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है? देखिए, बिल्कुल पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जो है वो मौजूद थे। तो साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं यशपाल आर्य भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्जर भी मौजूद थे। तो बैठक की जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर जहां रणनीति पर चर्चा कांग्रेस के द्वारा की गई है, वहीं 22 जून को जो बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें मंगलवार को जिस तरीके से कोर्ट में आरक्षण को लेकर फैसला आना है उस पर भी कांग्रेस की नजर है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा है कि जो मसला कोर्ट में आरक्षण को लेकर है उस पर कांग्रेस पार्टी की नजर है, लेकिन दूसरी तरफ 2 चरणों में जो चुनाव कराने की जो है वो निंदा कांग्रेस ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी एक ही चरण में होते हैं और लोकसभा चुनाव भी एक ही चरण में होते हैं। छोटा प्रदेश उत्तराखंड है, इस लिहाज से 2 चरणों में जो चुनाव कराए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अलर्ट रहने के निर्देश जो हरीश रावत की तरफ से दिए गए हैं कांग्रेसियों को। और महाराष्ट्र का उदाहरण उनकी तरफ से दिया गया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि खेला हुआ है, तो उस तरीके से पंचायत चुनाव में भी जो है वो संशय कांग्रेस को है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है उन्होंने इस चीज को लेकर आशंका भी जाहिर की है कि 2 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं हो सकता है उसमें जो है वो धांधली करने का जो है एक तरफ से इरादा हो। तो इस तरीके से देखें तो कांग्रेस ने एक तरफ जहां पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराने की निंदा की है, तो दूसरी तरफ जो है वो मंगलवार को जो हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर फैसला होना है उस पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर है। उस हिसाब से कांग्रेस फिर आगे रणनीति बनाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। दूसरा 12 जिलों में तो चुनाव होने, 12 जिलों में तो चुनाव होने, 1 करोड़ की जनसंख्या के अंदर चुनाव होने हैं और आपने उसको 2 चरणों में कर दिया। क्या औचित्य है भाई 2 चरणों में करने का? बताइए ना, क्या औचित्य है? यदि आप बरसात में चुनाव करवा रहे हैं तो क्या औचित्य है? जब आप बरसात में चुनाव करवा सकते हैं तो फिर 2 चरणों में करने का तो कहीं से कोई औचित्य समझ में नहीं आता। किस बहाने से आप कर रहे हैं? तो इसको हमको इसमें कुछ दाल में काला नज़र आता है। और ये कुछ नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर जो पैटर्न बनाया गया चुनाव जीतने के लिए, ये पंचायतों पर भी उत्तराखंड में उसको लागू कर सकते हैं। तो हम ये 2 चरणों में करने की निंदा करते हैं। देखिए, एक तो तैयारियों को लेकर था, कहाँ क्या हालात हैं उस पर भी चर्चा हुई, और जो आरक्षण इन्होंने किया उसकी घोर निंदा सभी लोगों ने की है। और हम 24 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके का निर्णय आता है। उसके अलावा 2 चरणों में जो इन्होंने चुनाव किया है, और इन 2 चरणों में चुनाव में भी अगर आप उसको गौर से देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के पैटर्न में जिस तरीके से इन्होंने किया उसको करने की तैयारी है। कुछ लोगों की पहले ही ड्यूटीज़ लग चुकी हैं, क्योंकि एक बड़ा फासला रखा गया है प्रपत्र देने का, उसके बाद नॉमिनेशन चेक होने का तो 2 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वोटिंग जो है 10 और 15 तारीख को है। और ये जो गैप किया गया कि केवल 12 जिलों में एक साथ चुनाव नहीं कराना, ये अपने आप में साबित करता है कि कोई बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वह पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा तमाम नेताओं की अहम जिम्मेदारियां भी दी गई है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
और कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी, साथ ही कांग्रेस को बड़ी सफलता भी मिलेगी। नियत होगी तो देखिए, कांग्रेस अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है और हमारे प्रभारी, हमारे सीनियर्स अभी से जाके लोगों से मिलना शुरू कर दिए। लेकिन बीजेपी ने अपना पहला कदम ही बेईमानी से शुरू किया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से चुनाव होने हैं, लेकिन आरक्षण को जिस तरीके से लागू किया गया है वो निश्चित ही इस बात का साफ संकेत है कि बेईमानी हो रही है। आरक्षण की जो विधि है, पहले एक ज़िले में अगर 10 सीटें प्रमुख की होती हैं तो उसमें आरक्षण जो महिलाओं का है, जो एससी का है, ओबीसी का है, उसी अनुपात में जो कानून है लगाया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, जनसंख्या को आधार बना दिया है। किसी ब्लॉक में सारी जिला पंचायत की सीटें जो हैं आरक्षित कर दी हैं, किसी में सारी महिला कर दी हैं, किसी में आरक्षित कर दी हैं और कई ब्लॉकों में आप देखेंगे तीसरी बार सामान्य हो गई है या दूसरी बार या तीसरी बार आरक्षित हो गई। तो ये सब गलत है। वह उत्तराखंड बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा के हिसाब से प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। ये कार्यकर्ता पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वह बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में 2-2 प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। ये कार्यकर्ता जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान और बीडीसी पदों के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाहे प्रधान की बात करें, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करें या जिला पंचायत सदस्य की बात करें, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति भी बनाई गई है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2-2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम दिया गया है। उत्तराखंड के गैरसैंण जिला बागवानी के लिए पहचान बन रहा है। वही गैरसैंण में जल्द ही सेब उत्पादन के लिए भी इसको जाना जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से गैरसैंण में कई कार्मिकों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें से शेखर पंत को गैरसैंण विधानसभा का इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जिले को संवारने का काम किया है। अब तक गैरसैंण परिसर में 7000 सेब के पेड़ शेखर पंत की ओर से लगाए गए हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने शेखर पंत से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में अमूमन जब चहल पहल देखी जाती है वो विधानसभा सत्र के दौरान ही देखी जाती है, लेकिन गैरसैंण विधानसभा जो है वो अक्सर देखा जाता था कि सुनसान नजर आती थी और यहाँ पर लोग जो है वो कम आते थे। लेकिन जब से जो इंचार्ज बनाया गया है शेखर पंत को, जो उत्तराखंड विधानसभा कार्मिक हैं, उनके गैरसैंण आने के बाद जो है वो जो ये विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण है, काफी कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है और अब सेबों के लिए भी जो है वो भराड़ीसैंण को अब पहचान जो है वो आने वाले समय में मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब गैरसैंण पहुंचे थे तो उन्होंने भी सुबह सुबह जो है सेब के बगीचे का जो है वो निरीक्षण किया है। शेखर पंत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मेहनत वो यहाँ पर जो ये बागवानी के लिए कर रहे हैं, जो यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। 7000 से ज्यादा पेड़ अभी तक ये लगा चुके हैं। शेखर भाई, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि गैरसैंण अमूमन कोई आता नहीं है और आप जब से यहाँ पर आए हैं तब से आपने गैरसैंण की जो है वो तस्वीर बदल कर रख दी है। उद्यान से लेके जो आप यहाँ पर तमाम तरह के प्रजातियों के पेड़ लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे मोटिव आपका? इसके पीछे मोटिव है कि विधानसभा को एक फल भी लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं।
इससे जो लोग विधानसभा घूमने को आते हैं उनको भी एक प्रेरणा मिले कि विधानसभा में अगर फल हो सकते हैं, इतनी ऊंचाई पे हो सकते हैं, तो हम भी अपने घरों में फलों के पेड़ लगाएं, अपना रोजगार का कुछ अपने अवसर पैदा करें। इसीलिए मैं इन चीज़ों को करता हूँ। प्रकृति का संतुलन भी, प्रकृति में भी एक संतुलन बनता है। पेड़ लगाना, एक पेड़ लगाना कितने लोगों को जीवन देने के समान है। क्या आपको लगता है कितने पेड़ अभी तक आप लगा चुके हैं और किन किन प्रजातियों के पेड़ आपने यहाँ पर लगाए, और जो सेब का बगीचा इसे आप किस रूप में देखें? मैंने अभी तक पूरी विधानसभा में 7000 पेड़ लगा दिए हैं, जिसमें कुछ जंगली वृक्ष भी हैं और फल हैं, फूल के वृक्ष हैं। इसमें आपके अमलोक है, हमारा एक जापान का फल है, क्वीन से है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, चेरी है, और 2500 से 3000 के भी सेब के वृक्ष हैं। 1300 के आसपास गुलाब के हैं, गुलाब के फूल, कई प्रकार के फूल, हाइड्रेंजा, कैमेलिया, बहुत प्रकार के फूल लगाए। सेब का उद्योग एक समय ऐसा आएगा कि पूरे उत्तराखंड में किसी भी, शायद पंतनगर से भी, किसी भी, जहां भी और किसी परिसर में या कोई सरकारी सेब उद्योग भी होंगे, उद्यान होंगे, उनसे भी ज्यादा सेब हमारे विधानसभा में होंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या आप देखते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आए थे जब गैरसैंण में, तो उन्होंने भी निरीक्षण किया, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा जो आप काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो सुबह बगीचे में घूमे, उनके द्वारा भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हमें कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी मेरे लायक कोई भी सपोर्ट हो आप बताइए और इसको और अच्छा कीजिए। आप इससे ग्रामीणों को भी आप जागरूक कीजिए और ग्रामीणों को भी बताइए कि आप सेब के वृक्ष लगाइए, सरकार उसमें आपका सहयोग करेगी। सवाल ये है कि जो कर्मचारी हैं उत्तराखंड में, किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी देखने को मिलता है, वो अपनी पोस्टिंग जो है वो सुगम में चाहता है, या तो अगर देहरादून चाहता है या तो हल्द्वानी चाहता है, कुमाऊं की तरफ का। सुगम का एक बड़ा जो है वो मानसिकता लोगों के दिल में, लेकिन आप इस दुर्गम इलाके में जहाँ पर आना जाना काफ़ी जो है दूर है, मुश्किल रहता है, यहाँ पर रहना मुश्किल है, आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या आपकी भावनाएं रहती हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर ड्यूटी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सभी लोग सुगम में मांगेंगे तो दुर्गम में कौन करेगा। मैंने एक ऐसा, मेरे दिमाग में एक ऐसा आया कि वैसे तो हमारा ड्यूटी जब तक विधानसभा नहीं थी तो अमूमन हमारी ड्यूटी सुगम में ही होती है, क्योंकि विधानसभा देहरादून में है, हमारे उसमें कोई ऐसा स्थानांतरण नहीं होता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाएं। इसी क्रम में मुझे लगा कि कुछ हटके करना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए, समाज के लिए एक उदाहरण पेश करें कि यहाँ आके काम किया जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये शेखर पंत है, विधानसभा जो भरारीसैंण है उसके इंचार्ज हैं, और काफ़ी काम इन्होंने किया यहाँ पर। 7000 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पर लगाने का काम इन्होंने किया है, और अब सेब के बगीचे को जिस तरीके से इन्होंने विकसित करने का काम किया है वो अपने आप में एक अनोखी पहल है। गैरसैंण से कैमरामैन मनोहर रावत के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़। उत्तराखंड में पलायन की तस्वीर तो आपने देखी ही होगी, लेकिन आज हम आपको एक गांव के बदलाव की तस्वीर दिखाएंगे। इस बदलाव से गांव की तकदीर ही बदल गई, और ये सब संभव हुआ सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये खूबसूरत तस्वीर उस गांव की है जिसकी अब तकदीर बदल गई है। अब इस गांव की तकदीर में विकास के रंग भर चुके हैं। यहाँ हर घर पीले रंग का है जो तरक्की की गवाही दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारकोट गांव की, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से कुछ ही दूरी पर है। 6 महीने पहले तक इस गांव की तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन इस गांव की किस्मत उस वक्त बदली जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गांव को गोद लिया। सीएम धामी ने गांव वासियों से मिलकर समस्याओं को जाना, फिर उनका समाधान किया। तनाव ये हो गए लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना साग सब्जी पे और खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान हो गया। लोगों ने बीच में छोड़ दिया था, कहा कि पलायन हम भी बाहर जाएंगे, बाहर कमा के खाएंगे। ये बात हो रही थी उससे पहले भी, और काफ़ी लोग गए भी, लेकिन सारे आप देख लिया कि घर में सब कुछ है तो घर में आने लग गया और अपना खेत फिर चालू कर दिया है। कई लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद भी जब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आई और हमारे जिलाधिकारी जी ने जब विभागों को संबोधित किया कि भाई वहाँ पे देखो सारकोट गाँव में बहुत पीछे है, लोग बाहर भाग रहे हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश, उनको उनकी आजीविका जो है कि उनके गांव तक सीमित हो। उत्तराखंड में जहां पलायन की तस्वीर देखने को मिलती है, वहीं सारकोट गांव में रोजगार विकसित हो रहे हैं और गांव में हर और खुशहाली नजर आ रही है।
अब आपको बताते हैं सारकोट गांव की तस्वीर कैसे बदली। गांव के लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर की योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। फिशरीज और मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। पशुपालन और डेयरी से गांव वालों को जोड़ा गया है। डेयरी उत्पाद मशीनरी निःशुल्क दी गई है। इन योजनाओं ने गांव का पूरा नक्शा ही बदल दिया और सारकोट में कमाई के साधन विकसित हो गए। अब गांव वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते नहीं थकते। सर, मेरा तो सबसे पहले तो मैं अंचल डेयरी को धन्यवाद करता हूँ, ध्यानी सर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक शिक्षा भी दी और एक मार्ग भी दिखाया कि तुम्हारे यहाँ पे गाय भैंस ज़्यादा पालते हैं और वहाँ पे दूध का अच्छा हो सकता है। और मार्च में पहली तारीख से मैंने जब ये काम किया तो उसका मुझे पॉजिटिव फायदा भी मिला है और लोगों को भी जो है कि प्रत्येक दिन का जो दूध जा रहा है, किसी का 4 लीटर, किसी का 3, 2, 1 जो भी है वो जा रहा है, लोगों को उसका पैसा मंथली मिल रहा है। सरकार के डिपार्टमेंटों ने 2 तरह से चीज़ों के ऊपर काम किया। पहला कि जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चूँकि ग्राम सभा बहुत बड़ी है और ब्लॉक मुख्यालय से भी दूर है, तो लोगों की पहुंच सरकार की योजनाओं तक नहीं हो पाती थी। उन सुविधाओं को सरकार के डीएम चमोली के सपोर्ट से या निर्देश से सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो घर में आकर के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के तमाम विभागीय अधिकारियों ने उसके लिए काम किया। सारकोट को लेकर बीजेपी नेता सतीश लाखेड़ा ये मानते हैं कि गांव को गोद लेने के बाद तेजी से विकास हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि गैरसैंण क्षेत्र के लिए सीएम धामी बड़ी योजना बना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस गांव की विशिष्टता को लेकर ही इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया है, क्योंकि ये गांव उद्यमिता में नंबर 1 है, सहकारिता में नंबर 1 है। ये गांव कृषि आधारित जीवन प्रणाली वाला गांव है। पशुधन इस गांव में मेरे विचार से इस क्षेत्र में इतना घना और इतनी संख्या में पशुधन कहीं नहीं होगा, दुधारू जानवर। उसके अलावा सब्जी के उत्पादन में। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया है, सरकार के हर विभागों ने इसको स्पर्श किया है और गांव के कर्मठ लोगों ने प्रत्येक योजना को जिस तरह आत्मसात किया है, तो आज जिस तरह आप पॉली हाउस देख रहे हैं, सब्जियों को देख रहे हैं, नए नए किस्म के फलदार पेड़ लग रहे हैं, नकदी फसलों को लेकर गांव में जो रुचि जगी हुई है, अभी आपने देखा जिस तरीके से मशरूम की खेती को लेकर, पॉली हाउस को लेकर लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। वैसे तो कई सांसदों विधायकों ने गांव को गोद लिया हुआ है, लेकिन कई बार वो केवल रस्म अदायगी ही साबित हुआ। सीएम धामी ने जो करके दिखाया है वो एक सच्ची कोशिश है। अगर ईमानदारी से इसी तरह विकास किया जाए तो गांव के कायाकल्प को कोई रोक नहीं सकता है। MH1 न्यूज के लिए गैरसैंण से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।